हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा था वो बड़े बड़े किंगडम्स का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना हुआ था। यानी बड़े बड़े किंगडम्स जो थे वो साउथ में कावेरी रिवर के आसपास बसे हुए थे। क्या आपने ये नोटिस किया था कि जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था तो उसमें किसी भी किंगडम की कैपिटल जो थी वो दिल्ली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिल्ली जो था वो सिर्फ 12th सेंचुरी में ही एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी। लेकिन पिछला जो चैप्टर था उसमें हमने 9th से लेकर 11th सेंचुरी तक ही पढ़ा था। यानी इस चैप्टर में हम जो दिल्ली सुल्तान्स वाला चैप्टर है इसमें हम 12th सेंचुरी से पढ़ेंगे। तो इसमें आगे बताया गया है कि जो टेबल 1 है उसमें दिल्ली सबसे पहले जो था वो तोमर राजपूत जो थे उनकी कैपिटल बनी थी। यानी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान्स थे, जैसे सबसे पहले जो राजपूत डायनेस्टीज़ थी, जैसे तोमर थे, जो तोमर राजपूत थे उनमें सबसे पहला रूलर जो था वो अनंगपाल था। ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। उसके बाद चौहान्स आए, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं राजपूत्स के। उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स जो थे वो आए 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी के एंड में, यानी 13th सेंचुरी शुरुआत हो चुकी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सबसे पहला रूलर था जिसने फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश बताया गया है, फिर रज़िया, फिर गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी जो है उसके बारे में बताया गया है। इसमें जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आई, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद सैयद डायनेस्टी जिसमें खिज़र खान जो था एक रूलर था इम्पॉर्टेंट। और लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली की, वो थी लोधी डायनेस्टी जिसमें बहलोल लोधी जो है वो लास्ट रूलर था। तो इस चैप्टर में हमने देखा, इस टेबल में हमने देखा कि तोमर राजपूत जो थे उनकी कैपिटल दिल्ली बनी सबसे पहले, उन्होंने रूल किया दिल्ली पे। यानी सबसे पहले तोमर राजपूत ने दिल्ली पे शासन किया था। और फिर 12th सेंचुरी के मिडल में जो चौहान्स थे, जिन्हें हम चहमान्स भी कहते हैं, जो कि अजमेर से बिलोंग करते थे, उन्होंने तोमर राजपूत को हरा दिया और दिल्ली पर शासन करना शुरू कर दिया। तोमर राजपूत और जो चौहान्स थे ना, उनके अंडर दिल्ली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड का सेंटर बन गया था। वहाँ पे व्यापार जो था वो बहुत ज़्यादा होने लगा। बहुत सारे जो जैन मर्चेंट्स थे, जो रिच जैन मर्चेंट्स थे, जो बहुत अमीर थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया। और उन्होंने बहुत सारे मंदिर जो थे, टेम्पल्स वगैरह, उनका भी निर्माण करवाया। बहुत सारे टेम्पल्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट करवाए क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। और वहाँ पे उन्होंने कॉइन्स, यानी जो सिक्के थे वो भी बनाए जाने लगे। तो उन सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता है। और वो जो सिक्के थे वो काफ़ी लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगे। सबसे पहले दिल्ली पे तोमर राजपूत और चौहान्स ने राज किया था और उन्होंने 12th सेंचुरी में रूल किया था। लेकिन 13th सेंचुरी की शुरुआत में दिल्ली एक ऐसी कैपिटल बन गई जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जो एरियाज़ थे ना, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया था। यानी 13th सेंचुरी की स्टार्टिंग में टर्किश रूलर्स जो थे उन्होंने दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, फाउंडेशन रखी। दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो बनवाई, जिन्हें हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। दिल्ली में बहुत सारी सिटीज़ उन्होंने बनवाई थी, जैसे कि आप इस मैप 1 में देख सकते हैं। यहाँ पे सिटीज़ दिखाई गई हैं। फिरोज शाह कोटला है, सीरी है, जहाँपना है, दिल्ली है, कुन्हा है, उसके बाद फिर तुगलकाबाद है, आदिलाबाद है। ये सारी सिटीज़ जो थी, ये 7 सिटीज़ का वो किया गया था, स्टार्ट की गई थी, ये बनाई गई थी। तो आप मैप 1 में देख सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली, कुन्हा, सीरी और जहाँपना नाम की सिटीज़ जो थी वो दिल्ली सल्तनत द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद जो आगे दूसरी डायनेस्टी आई थी, उन्होंने आगे वाली सिटीज़ जो थी वो बनाई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। इसमें बताया गया है कि जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, कॉइन्स थे या आर्किटेक्चर था, जो भी है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारे लिए, जो खासकर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, कीमती होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और कॉइन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद इसमें बताया गया कि तारीख जो वर्ड है वो एक सिंगुलर वर्ड है। तारीख जो वर्ड है वो क्या है, वो एक सिंगुलर वर्ड है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है ना, तारीख सिंगुलर और त्वारीख जो है वो प्लूरल वर्ड है। तो बेसिकली ये तारीख और त्वारीख थे क्या, चलिए अब देखते हैं क्या था। ये दो हिस्ट्री की बुक्स थी जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। दिल्ली सुल्तान्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी ना, यानी उनके जो राज दरबार में जो भाषा बोली जाती थी वो थी पर्शियन। दिल्ली सुल्तान्स जो थे वो टर्किश थे, यानी टर्की से बिलोंग करते थे, तो टर्की में पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी, इसलिए उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी ना वो क्या थी, पर्शियन। जिन्होंने त्वारीख लिखी थी, जो भी तारीख के ऑथर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लर्नड मैन थे। लर्नड मैन होते हैं पढ़े लिखे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, पोइट्स थे और राज दरबारी थे। कोर्टियर्स होते हैं राज दरबारी। तो उन्होंने त्वारीख जो थी वो लिखी थी। और बेसिकली होता क्या था इसमें, जो कि ये सारी तारीख जो थी इसमें जितनी भी घटनाएं या इवेंट्स जो थे उनको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता था। और रूलर्स को भी काफ़ी सारी एडवाइजेस दी जाती थी। रूलर को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें अपना राज्य जो है वो कैसे चलाना चाहिए, और एक जस्ट रूलर जो होता है, न्यायप्रिय राजा जो होता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये उनमें लिखी गई हैं। उसके बाद आप ये नीचे देखिए, यहाँ पे बताया गया है सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में। जो सर्कल ऑफ जस्टिस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नीचे यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, एक फ़क्रे मुदब्बिर। फ़क्रे मुदब्बिर जो था ये एक स्क्राइब था जिसने सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा था। इसमें उसने लिखा था कि एक रूलर जो है, जैसे वो एक रूलर जो है वो बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। यानी एक राजा जो है वो सैनिकों के बिना राजा नहीं कहला सकता। तो सोल्जर्स जो है वो बिना तनख्वाह के, सैलरी के वो अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। और सैलरीज़ फिर कहाँ से आती थी, जो सैलरीज़ राजा सोल्जर्स को देता था वो कहाँ से आती थी, वो सैलरीज़ जो थी वो पीजेंट से आती थी। पीजेंट्स होते किसान, जो रेवेन्यू यानी टैक्स वगैरह पे करते थे, उनसे आती थी। तो बात आती है अब पीजेंट की। पीजेंट के बारे में कहा गया है कि जो किसान है, पीजेंट है, वो तभी रेवेन्यू पे कर सकता था जब वो खुशहाल होगा, प्रॉस्परस होगा या फिर खुश होगा। तो उसकी जो खुशहाली थी वो किस पे डिपेंड करती थी, जब राजा उसके साथ इक्वल जस्टिस करता था और अपना राज्य जो था वो ऑनेस्टी से चलाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी, किसके लिए, राजा के लिए। राजा को न्यायप्रिय शासक होना ज़रूरी था, ऑनेस्ट होना ज़रूरी था, ठीक है। अगर वो इक्वल जस्टिस नहीं करता तो वो गलत होता। फिर इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स जिन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए। पहली थी, जिन्होंने तारीख लिखी थी ना वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे। यानी यहाँ पे जो है पहली जो बताई गई है वो है कि जो ऑथर्स थे तारीख के वो मेनली कहाँ रहते थे, वो सिटी में रहते थे। सिटी कौन सी, दिल्ली में 7 सिटीज़ थी ना, तो वहाँ पे रहते थे। और वो हार्डली ही गांव में रहते थे, यानी गांव में वो बड़ा ही कम रहते थे। सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि वो लोग सुल्तान के लिए हिस्ट्रीज़ लिखते थे, यानी इतिहास लिखते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती थी कि राजा उन्हें अच्छा खासा धन देगा। यानी उन्हें होप होती थी कि उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि ये जो ऑथर्स होते थे ना तारीख के, जो तारीख लिखते थे वो अक्सर राजा को एडवाइस दिया करते थे कि सोसाइटी में एक ऑर्डर बनाए रखें, यानी बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन का। बर्थ राइट क्या होता है, बर्थ राइट यानी वो अधिकार जो जन्म से मिलता है, जो बर्थ से मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो नोबल्स होते थे ना, जैसे यहाँ पे बताया गया है बर्थ राइट में, privileges claimed on account of birth. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain families. तो ये बताया गया यहाँ पे कि जो नोबल्स होते थे, वो जो भी नोबल्स होते थे वो क्या करते थे, वो सिर्फ उन्हें ही शासन करने का अधिकार होता था। यानी उनका बर्थ राइट था कि नोबल्स की जो फैमिली है, क्योंकि उनका जन्म नोबल फैमिली में हुआ है तो इसीलिए उनको राइट था, कब से, बर्थ से, यानी जब से उनका जन्म हुआ था तब से उनको राइट था कि वो रूल करेंगे।
ऑथर्स के जो आइडियाज़ थे उनको हर कोई शेयर नहीं कर सकता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 1236 यानी 1236 में इल्तुतमिश जो था उसने अपनी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाया। उस टाइम का वो एक फेमस हिस्टोरियन भी हुआ करता था, उसका नाम था मिन्हाज सिराज। मिन्हाज सिराज जो था उसका मानना था कि जो रज़िया है वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल थी और उसमें एक अच्छा सुल्तान बनने की सारी क्वालिटीज़ मौजूद थी। लेकिन मिन्हाज सिराज जो था वो इस बात से खुश नहीं था कि एक औरत उन पे रूल करे, रूलर की तरह रूल करे। उन्हें ये बात सही नहीं लगी। और साथ ही जो दूसरे उलेमास थे, मंत्री थे उनकी कोर्ट में, मुस्लिम जो उलेमास थे वो भी नहीं चाहते थे कि जो एक लेडी जो है उन पे रूल करे, एक विमेन जो है उनके ऊपर रूल करे। तो रज़िया इंडिपेंडेंटली रूल ना कर सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र वगैरह जो थे वो रचे थे। और फिर 1240 में रज़िया जो थी उसको उन्होंने उसके पोजीशन से हटा दिया, यानी वो दिल्ली पे सिर्फ कितने साल रूल कर पाई, 36 से लेकर 40 तक, यानी 4 साल। अब देखते हैं मिन्हाज सिराज जो था उसका रज़िया के बारे में वो क्या सोचता था। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिन्हाज सिराज कहते थे कि जो क्वीन है, क्वीन का रूल है वो भगवान द्वारा बनाए गए सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है। यानी क्वीन जो है यानी विमेन जो है वो रूल नहीं कर सकती है उनके रिलीजन में। और औरत पे सिर्फ आदमी का कंट्रोल होना चाहिए, यानी सिर्फ मैन ही रूलर बन सकता है और औरत जो है वो नहीं बन सकती है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि भगवान की जो क्रिएशन है, भगवान का जो क्रिएशन का जो रजिस्टर है, जो किताब है, उसमें ये लिखा गया है, उसके आदमी के कॉलम में औरत जो है वो कहीं भी फॉल नहीं करती है। यानी आदमी जो है वो औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा कैपेबल है, और औरत जो है उसमें इतनी क्वालिटीज़ नहीं है। तो इसीलिए जो है औरत वो एक राजा नहीं बन सकती, सुल्तान नहीं बन सकती है। अपने इंस्क्रिप्शन और कॉइन पे रज़िया जो थी, रज़िया ने मेंशन किया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि रुद्रमा देवी का केस था उससे बिल्कुल अलग था। यहाँ पे एक नाम देखेंगे आप, रुद्रमा देवी, यहाँ पे दिया गया है रुद्रमा देवी। ये एक क्वीन थी, लेकिन इसने रूल किया था, मतलब इसे शो करती थी कि जैसे प्रिटेंड करती थी जैसे ये एक मैन है। तो रुद्रमा देवी जो थी उसने अपनी इंस्क्रिप्शंस पे अपना नाम जो था वो चेंज कर दिया था और प्रिटेंड किया जैसे वो एक मैन है। और इसके अलावा एक और क्वीन भी थी, उसका नाम था दिद्दा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा दिद्दा। दिद्दा जो थी उसने कश्मीर में रूल किया था। दिद्दा जो थी उसने कहाँ पे रूल किया था, कश्मीर में रूल किया था। उसने 980 से लेके 1003 तक रूल किया था। उसका जो टाइटल था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो कि दीदी शब्द से आया था, जिसका मतलब है कि बड़ी बहन। ऑब्वियसली लोग जो थे उन्हें काफ़ी प्यार करते होंगे, तभी उनका नाम जो था वो दिद्दा डाला गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें बताया गया है कि अर्ली 13th सेंचुरी में जो दिल्ली के सुल्तान रहे वो अपने ही 45 टाउन्स तक सीमित थे, यानी जो उनका टाउन था, एरिया था, फोर्टिफिकेशन होती है चार दीवारी, तो यानी वहाँ तक ही वो सीमित थे। यानी उनकी जो कैपिटल सिटी थी उसके वो बाहर बड़ा ही कम जाते थे, यानी उनका कंट्रोल नहीं था। और इसलिए वो ट्रेड और जो भी ट्रेड से लूटा गया जो भी किसी राजा के ऊपर अटैक करते थे तो वहाँ से लूटा गया जो धन होता था ना, या कोई भी ट्रिब्यूट राजा जो उनको देता था उसी पे डिपेंड करते थे। सिटीज़ के जो हिंटरलैंड थे, सिटीज़ के हिंटरलैंड में उनका बड़ा ही कम कंट्रोल होता था। अब हिंटरलैंड क्या था, हिंटरलैंड वो एरियाज़ थे जो कि सी पोर्ट होता है,
समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप्स जो है वो खड़ी होती है ना, जहाँ पे सामान जो है शिप्स में भरा जाता है, चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, तो उसके साइड पे एक बहुत बड़ा खुला एरिया होता था, उसको कहते थे हिंटरलैंड, जो पोर्ट्स के पास होता था। यानी हिंटरलैंड में भी उनका कंट्रोल जो था वो बहुत कम था। दिल्ली में रहते हुए दूर दराज के जो एरियाज़ थे जैसे बंगाल और सिंध, इनके जो गैरिसन टाउन्स थे उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली और बंगाल और सिंध में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। इतना ज़्यादा डिस्टेंस था कि वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता था। तो वो फोर्टिफाइड एरियाज़ होते थे। गैरिसन टाउन्स क्या होते थे? वो फोर्टिफाइड एरियाज़ होते थे जहाँ पे सोल्जर्स होते थे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस जो बताई गई हैं, हिंटरलैंड बताया गया है और गैरिसन टाउन भी बताया गया है। गैरिसन टाउन क्या है? फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी एक एरिया जिसकी चारों ओर सोल्जर्स हैं। जैसे आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। जैसे सपोज़ ये एक एरिया है, ये दिल्ली सल्तनत है, इसके आसपास जो है वो क्या है? सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है, यानी ये चार दीवारी और इसके आसपास सोल्जर्स हैं। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था गैरिसन टाउन। तो यहाँ पे सोल्जर्स होते थे, यानी वो एरियाज़ जिसके आसपास सोल्जर्स पहरा देते थे उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। कई बार क्या होता था, रिबेलियन वगैरह हो जाता था, विद्रोह जिसको कहते हैं वो हो जाता था, या युद्ध वगैरह हो जाता था। उससे क्या होता था, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती थी, तो कई बार मौसम भी ख़राब हो जाता था। तो उसकी वजह से इतनी दूर जो कम्युनिकेशन जो थी वो पॉसिबल नहीं हो पाती थी। यानी अगर उनको कहें दिल्ली से वो सिंध या बंगाल को कंट्रोल करें, अगर दिल्ली बंगाल में किसी ने अटैक कर दिया है या कुछ हो गया ऐसा, या कोई रूलर, कोई उनका अपना गवर्नर जो है वो उनके अगेंस्ट हो गया है, राजा के, सुल्तान के, तो वहाँ पे पहुँचना जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था और कम्युनिकेशन जो थी वो पॉसिबल नहीं होती थी। दिल्ली सुल्तान जो थे उनको मंगोल्स का भी डर था, मंगोल्स के हमले का डर था। इसीलिए क्या हुआ कि मंगोल्स जो थे वो अफ़गानिस्तान से आते थे, तो इस चीज़ का उनको काफ़ी डर होता था। उन्होंने कुछ इसके लिए कदम भी उठाए थे। तो मंगोल्स की बात करते हैं। मंगोल्स जो थे वो एक तरह की नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैड्स क्या होते हैं? नोमैड्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। तो एक नोमैडिक ट्राइब थी कौन? मंगोल्स। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे। और इनका काम क्या होता था? ये अक्सर अटैक करते थे। इंडिया में भी बहुत बार इन्होंने अटैक किया था मंगोल्स ने। और दूसरी तरफ दिल्ली के सुल्तान थे, पहला डर उनको किन का था? मंगोल्स का था। और दूसरा डर जो था वो था अपने गवर्नर्स का, कि कहीं उन्हीं के गवर्नर्स जो हैं उनके खिलाफ़ ना खड़े हो जाएं। उनकी किसी वीकनेस का उनका पता चलता। कई बार क्या होता था, राजा की, सुल्तान की कोई वीकनेस होती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे वो उसकी जो पावर थी वो कम हो जाती थी। तो उससे क्या होता था, जो गवर्नर्स होते थे वो क्या कर देते थे? विद्रोह कर देते थे, उनके अगेंस्ट हो जाते थे। तो इससे क्या होता था, अक्सर इसमें क्या होता था, राजा की हार ही होती थी, क्योंकि गवर्नर्स जो थे उनके पास काफ़ी आर्मी होती थी और राजा जो था उसको फिर अपने आप को डिफेंड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था और वो हार जाता था। तो दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था वो सुल्तान गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था। यानी ये जो तीन रूलर्स थे, जैसे यहाँ पे नीचे नाम दिए गए हैं, यहाँ पे बलबन का नाम दिया गया है, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ये तीनों रूलर्स जो थे इन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। तो इनके रेन के ड्यूरिंग, यानी इनके शासनकाल में क्या हुआ था, दिल्ली का एरिया जो था वो काफ़ी बड़ा था। यानी इन्होंने अटैक वगैरह किए थे और काफ़ी सारा एरिया जो था इंडिया का वो अपने कब्ज़े में लिया था। आगे बताया गया है कि जितने भी कैंपेन्स या युद्ध हुए उनमें सबसे पहले गैरिसन टाउन्स के जो हिंटरलैंड्स होते थे उन्हें कंसोलिडेट किया गया, यानी उन्हें यूनाइट किया गया, एकत्रित किया गया। सबसे पहले उन्हीं के ऊपर वो किया गया, उनको स्ट्रेंथन किया गया। इंटरनल फ्रंटेज होते हैं, यानी जो उनके अंदर वाले एरियाज थे, यानी उनके एम्पायर के अंदर वाले एरिया से जहाँ पे उनके सिपाही जो थे वो खड़े होते थे। और इन कैंपेन्स के दौरान जो थी गंगा यमुना दोआब का जो एरिया था उसको क्लियर किया गया था। जैसे यहाँ बताया गया है कि गंगा यमुना दोआब
दोआब होता है, जैसे एक रिवर है गंगा और ये यमुना, तो उनके बीच में जो एरिया होता था उसको कहते थे दोआब। और ये काफ़ी घना जंगल होता था, ये फॉरेस्टेड एरिया होता था, ये फॉरेस्टेड एरिया होता था। तो ये जो एरियाज़ होते थे इनको क्लियर किया गया, सबसे पहले इनको साफ़ किया गया, उन जंगलों को साफ़ किया गया जहाँ पे हंटर गैदरर्स रहते थे और जो जानवरों को चराते थे, जैसे वो पैस्टलिस्ट होते हैं, चरवाहे, तो उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, यानी जंगल में वो रहते थे तो उन्हें छोड़ना पड़ा। और जो जंगल का एरिया था उसको साफ़ किया गया ताकि जो किसान थे उनको वहाँ पे खेतीबाड़ी करने के लिए इनकरेज किया गया। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंड्स थे वो क्या पीजेंट्स को दिए गए ताकि उस पर एग्रीकल्चर जो है, खेतीबाड़ी जो है वो की जा सके। इसके अलावा काफ़ी सारे किले जो थे उनको बनवाया गया, टाउन्स बनवाए गए ताकि ट्रेड रूट्स जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और रीजनल ट्रेड जो था, जो कि रीजन्स में आपस में किया जाता था, एक रीजन दूसरे रीजन के साथ जो ट्रेड करता था उसको कहते थे रीजनल ट्रेड, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। तो हमने पहले पढ़ा इंटरनल फ्रंटियर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एक्सपेंशन जो था वो था एक्सटर्नल फ्रंटियर में, यानी अपने फ्रंटियर से बाहर, अपने एरिया से बाहर। तो इसमें सदर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए गए। मिलिट्री एक्सपीडिशन होता है सैन्य अभियान, यानी सेना जो थी वो हमला करती थी। तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया था, कहाँ पे? सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में उन्होंने अटैक किया। साउथ इंडिया में दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी आर्मी जो थी उसने अटैक कर दिया। और ये सब जो था ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ना उसके टाइम पे शुरू हुआ था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके साथ ये सैन्य अभियान जो था वो ख़त्म कर दिया गया। सल्तनत आर्मी जो थी उसने इंडिया, जो साउथ इंडिया था वहाँ से एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स होते गुलाम, ये सारे जो थे उनको कैप्चर कर लिया। और यानी इसके साथ ही कुछ कीमती मेटल्स वगैरह जो थे उन्होंने वो भी लूटे थे वहाँ से। उसके बाद इसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसके शासनकाल के अंत तक, यानी उसके रेन के एंड तक, शासन के एंड तक दिल्ली सल्तनत की जो आर्मीज़ थी उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एरियाज़ जो थे उन पे कंट्रोल कर लिया था। यानी 150 साल बाद, यानी जब ये दिल्ली सल्तनत जो थी इसकी फाउंडेशन रखी गई थी उसके 150 साल बाद दिल्ली की जो सल्तनत थी वो काफ़ी दूर तक फैल चुकी थी, यानी इसने काफ़ी जगह हमला किया था और काफ़ी एरियाज़ जो थे उन्होंने कंट्रोल कर लिए थे। दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी उसने राइवल आर्मीज़ को हराकर उनकी सिटीज़ पे कब्ज़ा कर लिया था। सल्तनत अपने पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करती थी। सल्तनत का क्या काम था? उनका काम होता था पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करना। अगर वो टैक्स नहीं कलेक्ट करते तो वो सैलरीज़ किसको कैसे देते? ठीक है, तो लेकिन इतना ज़्यादा फैला हुआ था ये एरिया कि दिल्ली सल्तनत का एरिया जो था वो इतना फैला हुआ था कि उसको सुल्तान जो था वो कैसे इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता था, यानी उसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल होता था। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा है और उसके कुछ रूलर्स के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे।